नमस्कार। इंडिया के सबसे बड़े स्कैम में से एक जो तकरीबन 32,000 करोड़ का था, जिसको एक फ्रूट सेलर ने एग्जीक्यूट किया था, तो उसने ये स्कैम कैसे किया, कौन कौन इस स्कैम में इन्वॉल्व था और कैसे हुई उनकी डेथ, इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 29 जुलाई 1961 को कानपुर कर्नाटका में हुआ था। उनके पिता रेलवे में जॉब करते थे। उनके पिता काफी हार्डवर्क और सिंसियरली से काम करते थे। पर जब अब्दुल करीम तेलगी की उम्र 7 से 8 साल की थी, तब उनके पिता की बीमारी से डेथ हो गई थी। अब्दुल करीम तेलगी के और 2 भाई थे, अब्दुल रहीम और अब्दुल अजीम। वो तीनों पिता के गुजर जाने के बाद अपना खर्चा चलाने के लिए और अपनी माँ की मदद करने को कानपुर रेलवे स्टेशन पे फ्रूट बेचने लगे। उसी के साथ अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की डिग्री ली और उसके बाद उन्होंने जॉब ढूंढने शुरू कर दी। वो जॉब ढूंढने के लिए मुंबई आए और उनको फिलिक्स इंडिया के अंडर सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल गई, पर उनको उस जॉब से निकाल दिया। उसके बाद वो साउथ मुंबई के किसान गेस्ट हाउस में मैनेजर की जॉब मिल गई। पर तेलगी को जल्दी से बहुत सारा पैसा कमाना था। उसको लगा कि मिडिल ईस्ट में वो बहुत सारा पैसा कमा लेगा, इसलिए उसने मिडिल ईस्ट जाने का सोचा और 1986 में उसको सऊदी अरेबिया में जॉब मिल गई। पर उसकी कम एनर्जी के कारण वहां से भी जॉब से निकाल दिया गया और वो मुंबई वापस आ गया। मुंबई आने के बाद तेलगी ने अपनी कंपनी शुरू की, जिसका नाम रखा अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स, और इसी के साथ उसने अपने फ्रॉड की शुरुआत कर दी, जहां वो लोगों को मिडिल ईस्ट भेजने की प्रोसेस करता था। पर उसकी कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाने की लालच के कारण वो फेक पासपोर्ट और फेक डॉक्यूमेंट बनाने लगा और वो फेक पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट पे लोगों को मिडिल ईस्ट भेजने लगा। बाद में मुंबई पुलिस को उसके बारे में पता चला और पुलिस ने उसको उसके गांव से 1991 में पकड़ा। अब्दुल करीम तेलगी को उसके गांव में लोग करीम लाला के नाम से जानते थे। बाद में पुलिस ने उस पे सारे चीटिंग के आरोप लगाकर उसको जेल में डाल दिया। अब्दुल करीम तेलगी जिस जेल में था, उसी जेल में और एक मुजरिम भी था, जिसका नाम रतन सोनी था। रतन सोनी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी स्कैम के चलते जेल में आया था और वहीं उन दोनों की मुलाकात हुई। रतन सोनी ने तेलगी को बताया कि ये स्कैम्स में कुछ नहीं रखा, हमें कोई बड़ा स्कैम करना पड़ेगा जिसमें हमें बहुत पैसा मिल सके। और रतन सोनी ने उस वक्त ही तेलगी को स्कैम पेपर के स्कैम के बारे में बताया और जेल से निकल के दोनों ने ये स्कैम पेपर के स्कैम के लिए काम करना शुरू कर दिया। पर उनको पता था कि इतना बड़ा स्कैम वो अकेले नहीं कर पाएंगे, उनको कई लोगों की हेल्प चाहिए होगी। तो उन्होंने कई पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट ऑफिसर से और अंडरवर्ल्ड से अपना कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 1994 में स्टैम्प वेंडिंग मशीन कुछ पॉलिटिशियन के मदद से खरीदी, जो नासिक के सिक्योरिटी प्रेस की तरफ से जंग डिक्लेयर कर दी गई थी। नासिक में इंडियन गवर्नमेंट की इंडियन सिक्योरिटीज प्रेस है, वहाँ ये स्टैम्प छपते थे। तेलगी ने अपने कनेक्शन वहाँ भी बना लिए। उसने स्टैम्प लिए और कई सामान लिए जिससे वो सेम स्टैम्प पेपर बना सके। अब अब्दुल करीम तेलगी के पास सारा सिस्टम था जिससे वो एग्जैक्ट सेम स्टैम्प पेपर बना सके। दोनों स्टैम्प पेपर एक जैसे होते थे, फर्क सिर्फ इतना ही होता था कि एक गवर्नमेंट छापती थी और दूसरा वो अब्दुल करीम तेलगी। इसके साथ वो कई और फ्रॉड कर रहा था, पर जब इस फ्रॉड की साइज बढ़ गई तो उसने बाकी फ्रॉड बंद करके सिर्फ इसी फ्रॉड में फोकस किया। आगे चल के रतन सोनी और तेलगी दोनों में कुछ डिफरेंस के कारण दोनों अलग अलग हो गए, पर तेलगी ने अपना काम चालू रखा। उसने अपना बिजनेस पूरा फेक स्टैम्प पेपर पे खड़ा कर दिया था और वो फेक स्टैम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, रेवेन्यू स्टैम्प्स, नोटरियल स्टैम्प्स, ब्रोकर स्टैम्प्स, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इन सब के डुप्लीकेट बनाना चालू कर दिया और वो स्टैम्प को सस्ते दाम पर और बल्क में कंपनियों को भी बेचना शुरू कर दिया। उसने अपने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए रियल स्टैम्प की सप्लाई को कम करवा दिया अपने कनेक्शन की मदद से, और उसने अपने ये फेक स्टैम्प पेपर के धंधे को 18 स्टेट तक पहुंचा दिया था और उसने 32,000 करोड़ के स्टैम्प पेपर बेच दिए, जो एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। उसने कई सारे पैसे बार्स में जाके उड़ाने लगा और वो लाखों करोड़ों रुपए बार में जाके उड़ा देता था। उसने इस फ्रॉड से कमाए पैसों से काफी अय्यासी की। पर साल 2000 में बेंगलुरु पुलिस को इस बात के बारे में टिप मिली कि ऐसा कोई स्कैम हो रहा है और उन्होंने तेलगी की एक जगह छापा मारा और वहाँ स्टैम्प पेपर मिले जो एग्जैक्ट सेम थे, रियल जैसे।
पुलिस को पता चल गया था कि ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है और उन्होंने इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उनको तब तेलगी के बारे में पता चला। बाद में पुलिस को पता चला कि वो अजमेर में है, तो तेलगी को पुलिस ने वहां से पकड़ लिया और उससे पूछपरछ करने के बाद सारा भांडा फूट गया और पता चला कि ये स्कैम कितना बड़ा है। इसके बाद SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसने इसके बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तब पता चला कि ये स्कैम 1994 से शुरू हुआ था और कुछ एरिया में तो रियल स्टैम्प पेपर की जगह फेक स्टैम्प पेपर की मात्रा ज्यादा थी। SIT ने ये बताया कि ये फ्रॉड से तेलगी ने बहुत पैसा कमाया और पुलिस इंस्पेक्टर प्रताप ककड़े की मैटेरियस डेथ हो गई और बाद में पूरा मामला CBI के हाथ में दे दिया गया, पर उसके बाद भी ज्यादा कुछ नहीं पता चला। फिर 2006 में कोर्ट में अब्दुल करीम तेलगी को 30 साल की सजा सुनाई गई और उसी के साथ 202 करोड़ का फाइन भी लगाया गया, पर उसके बाद 30 साल की जो सजा थी उसे कम करके 13 साल की सजा कर दी गई थी। उसकी सजा काटते काटते 23 अक्टूबर 2017 में 56 साल की उम्र में जेल में ही उनकी डेथ हो गई और उसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। लोगों ने हर्षद मेहता और अब्दुल करीम की जेल में डेथ होने से बहुत सारे सवाल उठाए। लोगों का ये कहना था कि बड़े बड़े लोगों का नाम ना आए, इसलिए उन्हें मरवा दिया गया जिससे कोई प्रूफ भी उनको ना मिले। अब्दुल करीम तेलगी का कहना था कि इसमें और भी कई बड़े नाम हैं, पर वो बड़े नाम कभी सामने नहीं आए। बाद में उनकी डेथ के बाद इस केस से जुड़े सारे लोगों को सबूत कम होने के कारण छोड़ दिया गया और तेलगी पे लगे सारे आरोप को हटा दिया गया और उसकी डेथ के बाद सारा मामला वहीं खत्म हो गया। 2020 में हर्षद मेहता की स्कैम 1992 के सक्सेस के बाद हर्षद मेहता अब्दुल करीम तेलगी पे भी सीरीज बनाने जा रही है जिसका नाम स्कैम 2003 होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को इस स्कैम के बारे में पता चले। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे देखना है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।